तो बच्चों अब, हाँ इधर, आप वहां से उठ के फर्स्ट बेंच पे आ जाएं। हाँ आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप उठ जाओ। जो मिडिल में बैठे हैं आप यहाँ आ जाओ। ठीक। बाकी बच्चों इधर, तुम तीनों साथ मत बैठो। तुम बीच में से उठ जाओ, तुम यहाँ कहीं आ जाओ। और बाकी बच्चे भी ध्यान रखें, किसी की भी आवाज नहीं आए। ठीक है। अब बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था विस्कोसिटी खत्म हो चुका है, और अब हम सरफेस टेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। विस्कोसिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि उसमें थोड़ा मेंस लेवल तक हमने कर लिया। एडवांस लेवल की क्वेश्चंस बाकी हैं, बट मैंने तुम्हें बताया कि अभी अपना फोकस केवल बोर्ड लेवल का या स्कूल लेवल का है। तो अभी सरफेस टेंशन भी मैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो अब उस पर फोकस करें। तो हेडिंग बच्चों आप लिख लो, सरफेस टेंशन। हाँ, तुम उधर बीच से उठ जाओ, तुम उधर आ जाओ। ये इधर जो बीच में बैठे हैं, सरफेस टेंशन। इधर आ जाओ फर्स्ट पे। कोई नहीं, उधर बैठ जाओ इनके पास। तो बच्चों आप ध्यान रहे, इधर किसी भी रीजन से किसी की आवाज नहीं आए। अब समझो, सरफेस टेंशन जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड से मतलब क्या है? कुछ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना होते हैं, उसके थ्रू तुम्हें पता चलता है कि सरफेस टेंशन जैसी कोई चीज होती। उसके थ्रू तुम्हें पता चलता है कि सरफेस टेंशन जैसी कोई चीज होती है। ये चीज अभी क्लियर है? इधर, तुम उठ जाओ वहां से। तुम उठ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, तुम उठ जाओ वहां से। उठ जाओ जल्दी, तुमसे ही बोल रहा हूँ। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं उनसे ही बोल रहा हूँ। सेकंड, हाँ तुम उठ जाओ वहां से। आ जाओ जल्दी। तुम्हारे आगे जो, हाँ तुम ही आ जाओ। अब इधर, तो बच्चों अब जो मैं बता रहा हूँ उसे तुम समझो। और हाँ, इधर मैंने अभी बोला था, शायद तुमसे बोला था, खैर अभी बैठे रहो। बट याद रहे, इस साइड से किसी की आवाज नहीं आए। तो अब समझो बच्चों, कुछ फेनोमेना की अगर मैं बात करूं, तो एक सिंपल सी चीज बताओ। कोई लोहे की चीज को अगर मैं पानी में रखता हूं, तो वो तैरेगी या डूबेगी? तो लोहे की चीज पानी में तैरेगी या डूबेगी? डूबेगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोहे की एक बहुत पतली सी पिन लो, बहुत पतली सी पिन लो, और ये पानी भरा हुआ है। तो पतली सी पिन को अगर तुम सरफेस पे बहुत जेंटली रख दो, बहुत जेंटली रख दो, तो वो टिकी रहती। जबकि बॉयंसी में हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगी। अब ये चमत्कार कैसे हो रहा है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज के पीछे फेनोमेना होता है सरफेस टेंशन। एक एग्जांपल ये समझो, मान लो गर्म चाय है, थोड़ी देर तुम उसको रखा छोड़ दो, उस पे एक मलाई जैसी पड़ जाती। समझ रहे हो? अब उस मलाई पे अगर तुम एक पतली सी पिन रखोगे, तो वो टिक जाएगी। तो मलाई एक तरीके से रबड़ की सीट मान लो। जैसे गर्म दूध हो, उसमें थिक मलाई पड़ जाए, तो देखोगे कुछ रबड़ जैसी ही दिखती है। तो सरफेस का भी बिहेवियर कुछ वैसा ही होता। जो सरफेस होती है, पानी की सरफेस, वो बिहेव बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे खिंची हुई रबड़ सीट। जैसे मॉल में एक गेम होता है ट्रम्पोलिन जिसे तुम बोलते हो, उसमें तुम जंप करते हो। तो उसमें क्या होता है, एक खिंची हुई रबड़ है, उस पे तुम जंप कर। तो जो ये इधर जो सरफेस होती है,
वो बिल्कुल खिंची हुई रबड़ की तरह से बिहेव करती है। ये पॉइंट क्लियर है? अब वापस समझो, और मैं कुछ फोनोमेना आपको बता रहा हूं। तुमने देखा होगा जहां भी मच्छर मक्खी बढ़ रहे हो वहां पे कई बार केरोसिन पानी पे छिड़क दिया जाता है। जहां भी खुला पानी होता है उस पे केरोसिन छिड़क देते। होता क्या है, ये पानी भरा हुआ, इसकी सरफेस रबड़ की तरह से बिहेव करती, तो उस रबड़ पे मच्छर मक्खी आराम से चल फिर सकते। अब तुमने क्या किया, उस पे केरोसिन गिरा दिया। केरोसिन गिरा दिया तो केरोसिन में भी सरफेस टेंशन होगा, बट बहुत कम होता है। या ये मान लो रबड़ बहुत हल्की क्वालिटी की हो गई, बहुत हल्की क्वालिटी की रबड़ अगर हो गई है तो जो मच्छर मक्खी इस पे चल पा रहे थे अब नहीं चल पाएंगे। ये पॉइंट समझ गए? अब वापस समझो, तुम पेड़ पौधों में पानी गिराते हो, नीचे अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। बताओ कोई मोटर लगी होती है क्या उसमें? पेड़ पौधों के अंदर कोई मोटर होती है? तो पानी ऊपर कैसे पहुंच रहा है? तो पानी ऊपर पहुंचने के पीछे रीजन होता है सरफेस टेंशन। कैसे पहुंचता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे देखो, एक दीपक तुमने जलाया, क्लियर है? ऑयल तुमने ऐसे भरा, ये आग जल रही है, तो लिक्विड यहां से अपने आप ऊपर पहुंच गया। तो नीचे से ऊपर लिक्विड पहुंच रहा है, बताओ उसमें कोई मोटर फिट है क्या? तो इसके पीछे भी रीजन तुम्हारा क्या होता है, सरफेस टेंशन। ऐसे ही खेत तुम समझते हो, खेत को हम प्लो करते, तो प्लो करने के पीछे एक रीजन तो ठीक है, चलो मिट्टी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर मान लो मिट्टी ऐसे है, उसके अंदर ऐसे कैपिलरीज बन जाती। कैपिलरीज से क्या होगा, जो अंदर का पानी होगा ये दीपक की तरह से ऊपर आएगा और वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज हो जाएगा तो जमीन की नमी खत्म हो जाएगी। तो अब तुम उसको जब फ्लो कर देते हो तो ये कैपिलरीज ब्रेक हो गई। कैपिलरीज ब्रेक हो गई तो पानी की जो नमी है या मिट्टी की जो नमी है वो कंटेन रहेगी। ये फायदा रहता, समझ गए? उसके अलावा समझो, मेले में तुम देखोगे बबल्स बनाने का एक वो मिलता है, या तुमने देखा होगा ऐसे फूक मार के बबल्स बनते। तो तुम देखो उसमें एक इस तरह का इक्विपमेंट होता है, उसको सोप सॉल्यूशन में डुबोते हैं, बबल्स बनते हैं। किस शेप के बनते हैं? गोल। अब इसको तुमने डुबोया, इसमें तुमने फूक मारी, तुम उठ जाओ वहां से, उठ जाओ वहां से, इधर आ जाओ। अब देखो इसमें तुमने फूक मारी, बबल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर फ्रेम हो, उसको डिप किया, उस पर फूक मारो, क्यूबॉइड क्यूबॉइडल या क्यूब शेप में बबल बनते हैं क्या? बबल्स तुम्हारे हमेशा कैसे बनते हैं, स्फेरिकल। क्यों बनते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। तो यही सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें ध्यान से समझो। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ज्यादा है, जैसे एनएलएम में चीजें तुम्हें दिखती हैं, यहां चीजें दिखेंगी नहीं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे तुम्हें मानना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? अब समझो, इन सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें समझ में आया कि जो सरफेस होती है, सरफेस वो एक खिंची हुई रबड़ की तरह से बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? आवाज नहीं आई बच्चों? सरफेस किस तरह से बिहेव करेगी, खिंची हुई रबड़ की तरह से। अब कोई रबड़ खिंची हुई हो तो वो कंप्रेस होना चाहेगी, तो ऐसी सरफेस कंप्रेस होना चाहती, अपनी एनर्जी और एरिया को कम से कम करना चाहती। ऐसा होता क्यों है वो समझो। बच्चों ये पानी है, ठीक है ना? कोई ट्रांसपेरेंट बोतल ये रही, चलो देखो बच्चों, इसी पानी को देखो, एक मॉलिक्यूल में अंदर बीच में ले रहा हूं, ये रहा। बताओ बच्चों इस मॉलिक्यूल के आसपास क्या है? पानी के ही मॉलिक्यूल है। तो सब एक बराबर फोर्स लगाएंगे, एक जैसा फोर्स लगाएंगे, तो बताओ नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। तो अंदर एक जैसा फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब सरफेस को देखो, बताओ नीचे क्या है, पानी। सरफेस वाला कोई मॉलिक्यूल पकड़ो, नीचे क्या है, पानी, ऊपर क्या है, हवा। तो हवा का फोर्स बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल। तो अब समझो, पानी उसको ऐसे खींच रहा है,
हवा थोड़ा बहुत ऊपर खींचेगी, बस उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे अगर खींचोगे तो बताओ ओवरऑल फोर्स कहाँ आएगा, नीचे। तो अब इसको ऐसे समझो जैसे ये रस्सी है, या मान लो कोई सरफेस है, रस्सी मान लो, चलो उस पर तुमने छोटे छोटे वेट्स हैंग कर दी, ठीक है, छोटे छोटे वेट्स तुमने हैंग कर दी, तो वो उसको नीचे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे तो रस्सी ऐसे हो जाएगी और रस्सी में कुछ टेंशन आ जाएगी, ये चीज समझे। यही मान लो इसकी जगह कोई सरफेस हो, इस पे तुमने छोटे छोटे वेट ऐसे लटका दी, तो वो सरफेस को ऐसे खींचेंगे तो सरफेस में भी टेंशन आ जाए। तो यही रीजन होता है सरफेस और अंदर, अंदर फोर्सेस बैलेंस, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा, उस वजह से ये पूरी सरफेस खिंचा हुआ सा फील करती है, एक खिंची हुई रबड़ सीट की तरह से बिहेव करती है, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ गए बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, जैसे समझो अभी मैंने सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, ये एक फ्रेम है, तुमने डुबोया, ऐसे फिल्म बन गई, तो ये खिंची हुई रबड़ है, सिकुड़ना चाहेगी, तो बताओ इस वायर पे फोर्स कहां लगाएगी, ये स्लाइडिंग वायर है ऊपर, क्योंकि वो सिकुड़ना चाहती, तो इसको रोकने के लिए हम एक मास लटका देंगे, तो चलो रुक गया। अब मान लो मैंने बड़ा फ्रेम लिया, उस पर फिल्म लगा दी, अब बताओ ये वायर कहां जाना चाहता है, ऊपर, इसको रोकने के लिए थोड़ा और वजन लटकाना पड़ेगा। अब मान लो मैंने और बड़ा वायर लिया, इस पे फिल्म लगाई, ये भी ऊपर जाना चाहता है, तो इसको भी रोकने के लिए ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मास। तो कंक्लूजन समझो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सरफेस टेंशन का फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो इसमें कम फोर्स, इसमें ज्यादा फोर्स, इसमें और ज्यादा फोर्स, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स जो होता है जितनी लेंथ कांटेक्ट में हो उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो तुमने पानी में उंगली डाली, तो ये लेंथ कांटेक्ट में होगी, ये मान लो 2πr, तो तुम पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2πr। मान लो तुमने जस्ट ऐसे मोबाइल डाला, तो ये लेंथ कांटेक्ट में होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 12 प्लस 2w लेंथ कांटेक्ट में, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 12 प्लस 2w। ऐसे देखो, मान लो बच्चों ये ढक्कन इस साइड से डाला, तो इतनी लेंथ कांटेक्ट में है, कितनी, 2πr, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 2πr। लेकिन इसी ढक्कन को अगर इस साइड से डालोगे ऐसे, तो ध्यान से देखना, इधर 2πr लेंथ कांटेक्ट में और अंदर भी लगभग 2πr लेंथ कांटेक्ट में, तो अगर इस साइड से अगर डालोगे तो टोटल लेंथ कितनी मानी जाएगी, 4πr, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4πr के। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं, सरफेस जो होती है वो खिंची हुई रबड़ सीट की तरह से बिहेव करती है, क्यों करती है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। देखो मैंने अभी बताया था, अब जो ये फोर्स होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ कांटेक्ट में होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज क्लियर है, क्लियर है। अब वापस देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लोगे s, इसी s को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन हो गया फोर्स बाई लेंथ, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट। डायमेंशन निकालोगे mt-2, कोई दिक्कत? अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगी, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है।
अब बच्चों पॉइंट बना के आप लिखते चलो, जब तक पॉइंट बना के बच्चों लिखते चलो। सरफेस टेंशन हेडिंग हो गई है, उसमें तुम लिखो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, free surface of liquid behave like, free surface of liquid behave like stretched rubber sheet, free surface of liquid behave like stretched rubber sheet, free surface of liquid behave like stretched rubber sheet due to unbalanced force, due to unbalanced force. Free surface of liquid behave like a stretched rubber sheet due to unbalanced force. तो फ्री सरफेस किस तरह से बिहेव करेगी? एक स्ट्रेच रबर सीट की तरह से बिहेव करेगी। क्यों? उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अब सरफेस से मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे ये देखो, इसमें सरफेस से क्या मतलब है? जो टॉप लेयर है वो मतलब है सरफेस, या बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सरफेस। समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सरफेस मींस, सरफेस मींस, सरफेस मींस लिक्विड एयर, लिक्विड एयर इंटरफेस, सरफेस मींस लिक्विड एयर इंटरफेस और बाउंड्री, सरफेस मींस लिक्विड एयर इंटरफेस और बाउंड्री, सरफेस मींस लिक्विड एयर इंटरफेस और बाउंड्री। समझ गए बच्चों? जो ये है वही अपनी सरफेस। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, on increasing temperature surface tension decreases, surface tension decreases, and at particular temperature, and at particular temperature, and at particular temperature it becomes zero, and at particular temperature it becomes zero, which we called critical temperature. तो जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगी उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इससे लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिकम्स जीरो, विच बी कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बच्चों जैसे साबुन मिला दें, डिटर्जेंट मिला दें, तो उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो गंदगी रहती है कपड़ों में वो आसानी से पानी के साथ मिक्सअप हो पाती है और वो साफ कर देती है। तो सरफेस टेंशन साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अब तुम इसमें लिख लो, बाय मिक्सिंग सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, बाय मिक्सिंग सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अब ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगी। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होता है। जैसे मरकरी का सरफेस टेंशन कुछ और होगा, पानी का सरफेस टेंशन कुछ और होगा, कैरोसिन का कुछ और होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे वो डिपेंड करेगी। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, आगे बच्चों फिर लिख लो, इतना कर लिया,
इसको बच्चों हटा दो, ठीक है, बच्चों हटा रहा हूं इसे। अब देखो, जो मैं बताने वाला था वो ये था, इधर देखो चारों तरफ फोर्स बराबर है, तो ये बैलेंस रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखोगे तो वो अनबैलेंस फोर्स रहेगा। तो बस एक ये डायग्राम बना सकते हो, इससे थोड़ा सा याद रहेगा कि यहां फोर्सेस अनबैलेंस, ठीक है, और यहां फोर्सेस बैलेंस। हाँ, देखो वो कैसे होता है वो तो आगे क्वेश्चंस वगैरह में क्लियर हो जाएगा, पर रीजन मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली एक पतले सा वायर तुम सरफेस पे रखोगे तो वो टिक जाता, हालांकि बहुत मुश्किल है कि टिका पाओ, बट प्रॉपर अगर करोगे तो टिक जाता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, समझो, कंटेनर नहीं, यही मान लो, यही है। एक पतली सी, बहुत पतली सी पिन लो, उसको अगर बहुत पोलाइटली सरफेस पे रखोगे तो नॉर्मली उसकी डेंसिटी डूब जाना चाहिए, लेकिन वो टिक जाती। क्यों टिक जाती है? क्योंकि सरफेस जो है वो रबड़ की तरह से बिहेव कर रही है, ये मैं बता रहा था, समझ पाए? तो वो एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आएगा। नॉर्मली तुम्हें लगेगा ही नहीं कि सरफेस रबड़ की तरह से दिख रही है, क्योंकि तुम्हें तो पानी ही दिखेगा, उसमें रबड़ जैसा थोड़ी कुछ दिखेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, बबल्स बनाते, तो वो देखो रबड़ जैसे, जैसे बैलून होता है वैसे ही बबल होता है। तो वहां से समझ में आ रहा है कि सरफेस रबड़ की तरह से बिहेव कर। ओके, इतना बच्चों क्लियर है? यहां तक कर लिया। अब आगे बच्चों इसमें नेक्स्ट लाइन लिख लो। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट force due to surface tension, it is found experimentally that force due to surface tension, it is found experimentally that force due to surface tension on other object, force due to surface tension on other object is directly proportional to, is directly proportional to length of object, length of object which is in contact, which is in contact, which is in contact with free surface of liquid। तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों देखा गया है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लोगे एस, तो फोर्स हो गया एस इंटू एल। एस इसमें क्या चीज है? सरफेस टेंशन। एस सरफेस टेंशन। अब ये फोर्स लगेगा कहां? तो फोर्स लगेगा बच्चों सरफेस के पैरेलल। कैसे लगेगा? सरफेस के पैरेलल या सरफेस के टेंजेंशियल। तो दिस फोर्स एक्ट टेंजेंशियल टू सरफेस। तो ये फोर्स लगेगा कैसे? सरफेस के टेंजेंशियल लगेगा। अभी भी बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया था, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो वो भी बच्चों मैंने अभी बताया था, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। बच्चों याद करो, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यही आता है, एम टी माइनस टू। समझ गए? खैर इतना कर लो। इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि उसके कांटेक्ट में है। समझ गए ना?
ठीक है। अब बच्चों मैं पूरा टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूं, उस पे आओ। पहली चीज बच्चों मैंने ये बताई कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा उस पे अनबैलेंस फोर्स होगा, अंदर वो दिक्कत नहीं है। तो यही मैंने पहला पॉइंट बताया है कि सरफेस स्ट्रेच रबर सीट की तरह से बिहेव करेगी। क्यों? अनबैलेंस फोर्स। सरफेस का मतलब इंटरफेस या बाउंड्री। फोर्स जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल F इक्वल टू एस एल। तो न्यूमेरिकल के लिए बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम होगा, फोर्स कम होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगा जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है? साबुन या सर्फ मिला दोगे, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे। ठीक है। अब बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक। देखो बच्चों, बच्चों तुम्हें डीपीपी नेक्स्ट शायद मिल गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार उसे बच्चों देखो। उसमें स्टार्टिंग से तुम देखो, 9th नंबर डीपीपी 5, 9th नंबर, 9th 10th 11 12 ये दोनों, और 13 यहां तक एक बार अटेम्प्ट कर लो। 9 10th 11 12 13। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, सेल्फ से अटेम्प्ट करना है। जब मैं पूछूं तभी आंसर दे। 9 10 11 12। 9, ए पिन और नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रीजन क्या है बच्चों? बोलो बच्चों, क्या रीजन है? तो सरफेस टेंशन की वजह से हो पाता है। अपथ्रस्ट मतलब बॉयंसी, वो उतना नहीं होता है कि तैरा पाए। लेस वेट, वो मतलब नहीं होता। नन ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई तकलीफ? हटा दूं बच्चों? ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ एरिया, डिक्रीज विथ एरिया, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर। तो आंसर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो आंसर दिल्ली। 11th बताओ। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? जीरो। आंसर ए। सोप हेल्प क्लीनिंग क्लॉथ्स। तो सोप से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। रीजन क्या है? तो उससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, उस वजह से मिक्सिंग वो इम्प्योरिटी की अच्छे से कर देता है और वो हो जाता है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बार बच्चों अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस कर। आंसर बोलना नहीं है और सेल्फ से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों इसे अभी हम डिस्कस करते हैं। एक बार बस तुम रीड कर लो। कर लिया? ओके। अब बच्चों 2 मिनट में हम इसे डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक और क्वेश्चन देखो। ठीक, उसके बाद हम इसे करते हैं। एक बार ये डायग्राम बच्चों बना लो। सिचुएशन बच्चों ये है, देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का वायर फिक्स है, ये ऑरेंज कलर का वायर स्लाइडिंग है। तो अब समझो, जो ये ऑरेंज कलर का वायर है वो पहले बिल्कुल इस कॉर्नर में था। इसको तुमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, तो इसके बीच में इधर फिल्म बन जाएगी। अब इस ऑरेंज कलर के वायर को मान लो तुम स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड करोगे तो फिल्म इस पूरे में आ जाएगी। तो वो सिचुएशन है। यहां सो फिल्म है, ये x इक्वल टू 0, ये फ्रेम है। इस स्लाइडिंग वायर को खिसका के तुम यहां ले आए, स्लाइडिंग वायर को खिसका के यहां ले आए,
पूरे में फिल्म आ जाएगी। ये x इक्वल टू 0 है, सरफेस टेंशन s है। तो एक बार बच्चों डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। सरफेस टेंशन, नहीं नहीं 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा, एक बार कर लो। तो बच्चों ये ड्रॉ करें, इधर डिस्कशन बंद कर लो। एक बार ये डायग्राम बनाएं, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों डायग्राम बना लिया। अब इसमें तुम लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू। बच्चों एक काम करता हूं, l की जगह मैं इसे d कर देता हूं, या ये ठीक है तो इसको d कर देता हूं। इसको d कर लो बच्चों, ये वाली जो लेंथ है उसे d कर लो। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। तो इसको तुमने यहां खिसका दिया तो इस पूरे में ऐसे फिल्म बन जाएगी। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम समझो। देखो यही स्लाइडिंग वायर है, यही मान लो फिल्म इस पे बन गई। समझ पाए बच्चों? अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो फिल्म है वो सिकुड़ना चाहती, तो इस ऑरेंज कलर के वायर पे फोर्स लगाएगी। मैंने तुम्हें सिखाया है कि भाई फोर्स जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखो, इस ऑरेंज कलर की वायर की ये लेंथ कितनी है? डी। मान लो फिल्म इसके कांटेक्ट में ऐसे है, तो इस फिल्म की कितनी लेंथ इसके कांटेक्ट में है? डी। तो फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है? डी। तो सरफेस टेंशन का फोर्स अगर मैं लिखता हूं, सरफेस टेंशन का फोर्स, तो फोर्स मेरे पास हुआ सरफेस टेंशन इनटू डी। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, और उसमें मिस्टेक रहती, ठीक है? जैसे मान लो तुम कॉपी पे लिख रहे हो, तो एक पेज के दोनों साइड लिख सकते, एक पेज के दोनों साइड लिख सकते, क्योंकि वहां दो फ्री सरफेस होती। तो इसमें दो फ्री सरफेस है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दो फ्री सरफेस। यही तुम्हें जमीन पे लिखना हो, तुम जमीन के इस तरफ और दूसरी तरफ लिख सकते हो क्या? तो जमीन में तुम मानोगे केवल सामने सामने की सरफेस है, तो एक ही सरफेस। तो ऐसे ही देखो, ये पानी भरा हुआ है, पानी ऐसे भरा है, इस पानी में तुम देखो ऊपर की सरफेस, तो एयर 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 वाटर वाटर वाटर, एयर वाटर। एक बार चेंज हुआ, एक बार चेंज हुआ, तो एक बार चेंज हुआ तो हम यहां एक फ्री सरफेस मानेंगे, एक फ्री सरफेस मानेंगे। ये चीज समझे? तो इस पानी में जो तुम्हें सरफेस दिख रही है उसमें हम एक फ्री सरफेस मानेंगे। ये चीज क्लियर है? अब वापस देखो, इसी फिल्म को समझाने के लिए मैं एक बार थिक फिल्म मान रहा हूं, थोड़ी थिकनेस वाली मांग रहा हूं। तो मान लो ये थिकनेस वाली फिल्म है। अब ये फिल्म किससे बनी है? पानी या सोप सॉल्यूशन से। तो इसको मैंने लिक्विड बोल दिया। तो अब देखो, एयर 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 लिक्विड, एयर लिक्विड एयर लिक्विड, एक फ्री सरफेस। फिर लिक्विड 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 एयर, लिक्विड एयर लिक्विड एयर, एक और फ्री सरफेस। तो यहां एक फ्री सरफेस मिली, यहां दूसरी फ्री सरफेस मिली। तो इस तरह से अगर कोई फिल्म होगी उसमें दो फ्री सरफेस हो, ये चीज तुम्हें समझना। इस तरह से अगर कोई फिल्म होगी तो उसमें दो फ्री सरफेस हो। अब ये मान लो ऑरेंज कलर का वायर इसके इधर कांटेक्ट में, तो बच्चों बताओ ये इधर कांटेक्ट में, ये लेंथ डी, ये लेंथ डी, और पीछे वाली लेंथ भी क्या हुई? डी।
थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इस लेंथ को निगलेक्ट कर। तो इधर डी, तो देखने में लग रहा है डी डिस्टेंस कांटेक्ट में है, लेकिन दो फ्री सरफेस है, सामने की तरफ डी लेंथ और पीछे की तरफ डी लेंथ। टोटल फ्री सरफेस की लेंथ कितनी मानोगे? 2d, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ फ्री सरफेस निकालना होता है। तो अगर इस तरह से कोई फिल्म होगी तो फिल्म में दो फ्री सरफेस होंगे, दो फ्री सरफेस होंगी, तो हम सामने की डिस्टेंस डी, पीछे की डिस्टेंस डी, टोटल डिस्टेंस 2d माने। ये चीज समझ पाए बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जल्दबाजी में डी डिस्टेंस मानोगे जो कि गलत होगा। अब बताओ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ यहां से यहां तक वायर कितना डिस्प्लेस हुआ? एल। तो वर्क डन अगर मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एस 2d इंटू एल। अब ध्यान से देखो, एस डी इंटू एल, जैसे यही देखना, ये डी, ये एल, डी एल, डी इंटू एल क्या हुआ? एरिया सामने का, और डी इंटू एल पीछे का एरिया। तो सामने का एरिया, पीछे का एरिया, टोटल मिला के क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। तो डी इंटू एल सामने का एरिया, डी इंटू एल पीछे का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यहां का और वहां का दोनों मिला के इस 2dl को मैं लिख सकता हूं टोटल सरफेस एरिया। तो वर्क डन तुम्हारे पास हो गया S इंटू टोटल सरफेस एरिया। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। हाँ देखो, वो डिपेंड करता है। अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन पूछते हैं तो हमने एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाया होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स यहां लगा होगा, और हम स्लोली स्लाइड कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन पूछोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये वाला पूछोगे तो नेगेटिव आएगा। अब मैंने पूछा है कैलकुलेट वर्क डन, तो इस लैंग्वेज का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन। इतना क्लियर है बच्चों? कर लो फटाफट। अब बच्चों जैसे स्प्रिंग में रहता है, ये रबड़ की तरह से बिहेव कर रही है, वो स्प्रिंग की तरह से। तो स्प्रिंग को तुमने खींचा, तुमने वर्क किया, वो वर्क कहां जाता है? स्प्रिंग को खींचा, वर्क किया, वो वर्क कहां जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की। तो ऐसे ही तुमने इस सरफेस को खींच के बड़ा कर दिया, तो सरफेस को खींच के तुमने बड़ा कर दिया, तुमने वर्क किया, वो वर्क कहां गया? वो वर्क गया सरफेस एनर्जी। वहां पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यहां बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो गई? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? तो अब समझो, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा। तो जैसे ये फिल्म है, मैंने तुमसे कहा इसकी सरफेस एनर्जी लिखो, तो इसका एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब बताओ, पानी की बूंद देखिए, गोल रहती, इसका बताओ सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया 4πr²। अब मैं पूछता हूं इसकी सरफेस एनर्जी लिखो, तो वर्क ही सरफेस एनर्जी में चला जाएगा। तो यही एक तरीके से सरफेस एनर्जी है। तो सरफेस टेंशन 4πr²। क्लियर है बच्चों? अब वापस देखो, बबल, सोप बबल ऐसा रहता है। बताओ बाहर सोप बबल के क्या होता है? एयर। अंदर क्या होती है? तो अब समझो, मान लो यही सोप बबल है, इसके बाहर का हिस्से का एरिया बताओ कितना होगा? अगर पूरा मान रहे, पूरा मान रहे हो, तो पूरे सोप बबल का, मान लो यही पूरा सोप बबल है, इसके बाहर वाली सरफेस का एरिया क्या हुआ? आर रेडियस है, 4πr²। अब इसके अंदर भी हवा रहती, तो अंदर वाली सरफेस का भी एरिया निकालोगे तो कितना होगा? 4πr²। तो बताओ बाहर वाली सरफेस का 4πr²।
अंदर वाले का, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। तो सोप बबल की एनर्जी लिखोगे, क्लियर है? बूंद के अंदर पानी भरा होता है, बूंद के अंदर पानी भरा होता, तो उसमें केवल एक ही फ्री सरफेस रहती, लेकिन सोप बबल के अंदर हवा होती है तो दो फ्री सरफेस होती। तो बूंद के लिए सरफेस एरिया कितना मानोगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बबल के लिए कितना मानोगे 8 पाई आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन बोलते हैं, इसकी रेडियस मान लो डबल कर दी, तो बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। इसकी डबल कर दी 4 टाइम्स, उसमें वर्क डन बताओ, चेंज इन एनर्जी निकाल सकते। ये क्वेश्चन बच्चों क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? इसे हटा दो, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन दिया था वो आप कर सकते हो, वो बाद में कर लेंगे, बट अभी थोड़ा मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। हेडिंग लिख लो बच्चों, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन तुम्हें दिया है उसमें बस इतना ध्यान रखना है, दोनों साइड की लेंथ लेके सॉल्व करना होगा। अधिकतर बच्चे एक ही साइड की लेंथ लेके सॉल्व करते हैं, वहां मिस्टेक होती है। दोनों साइड की लेंथ लेके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सरफेस एनर्जी लिख लिया बच्चों? लिख लो। अब इसमें आप पॉइंट बना के लिख लो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो अभी भी हमने डिस्कस किया, इसका हमें सरफेस एरिया बढ़ाना था खींच के, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा या कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो एरिया बढ़ाने के लिए आपको सरफेस या एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। अब कोई सरफेस बनाने में जितना तुम वर्क करते हो या जितनी एनर्जी खर्च करते हो, वो उसकी सरफेस एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। तो यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया, वर्क डन इन फॉर्मिंग ए लिक्विड ऑफ गिवन सरफेस एरिया, वर्क डन इन फॉर्मिंग ए लिक्विड ऑफ गिवन सरफेस एरिया, उसको हम क्या बोल देते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अगर मान लो वो तुमसे एक्सटर्नल वर्क डन पूछता है, एक्सटर्नल वर्क डन, तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एक्सटर्नल वर्क डन अगर पूछता है तो जैसे अभी मैंने बताया रेडियस डबल कर दी, एनर्जी पूछ ली, एनर्जी का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा वर्क डन। तो अगर एक्सटर्नल वर्क डन पूछता है तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्लियर है? एरिया से मतलब सरफेस का एरिया। कर लो बच्चों इतना। बच्चों हटा दो, कर लो। इधर बच्चों अभी मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है? अब बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बताया सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, बच्चों ये मैं बता चुका हूं तो इसकी जरूरत नहीं है। सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, ये आवाज बंद हो जाए, 4 पाई आर स्क्वायर एस, इधर सोप बबल। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दो फ्री सरफेस होंगे,
दो फ्री सरफेस होंगी, बाहर 4πr², अंदर 4πr², टोटल कितना हो जाएगा 8πr² इंटू सरफेस टेंशन। ये चीज क्लियर है? अब एयर बबल, एयर बबल क्या होता है, तुम स्ट्रॉ लो, पानी के अंदर फूंक मारो तो बबल्स उठते। एयर बबल्स किसे बोलते हैं, तुमने स्ट्रॉ ली, पानी के अंदर फूंक मारी तो बबल्स उठेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं एयर बबल्स। एयर बबल्स में क्या होता है, अंदर ऐसे बबल होता है। अब इसमें देखो, बताओ इस एयर बबल के अंदर क्या है, एयर बबल के अंदर क्या है, एयर, और बाहर क्या है, पानी। तो बताओ यहां कितनी फ्री सरफेस, एक, यहां से तुम आओ, एयर 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 वाटर, फिर कहीं और नहीं मिल रही, तो केवल एक ही फ्री सरफेस। एयर बबल से क्या मतलब है, स्ट्रॉ लेके पानी के अंदर फूंक मारो तो जो बबल्स उठते हैं उसी को एयर बबल बोलते हैं। तो इसके अंदर तो एयर है लेकिन बाहर पानी है, तो एयर एयर एयर, यहां पानी आ गया, तो केवल ये वाली फ्री सरफेस, और कोई फ्री सरफेस नहीं। तो बताओ यहां सरफेस एरिया क्या माना जाएगा, 4πr²। तो एयर बबल की अगर मैं सरफेस एनर्जी लिखता हूं तो 4πr²s। ये चीज क्लियर है? इधर डिस्कशन बंद कर लें। अब वापस समझो, ये तुम्हें डेटा कुछ पता चल गया, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसे ध्यान से समझो। ये पता है, तुमसे कहा रेडियस डबल कर दी, बताओ एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना। यहां डबल करोगे, 4 गुना। अब तुमसे पूछा इसमें वर्क डन बताओ, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो वर्क डन हो गया। यहां पूछते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क डन। ये चीज क्लियर है इधर? अब उसके अलावा याद करो, कल मैंने एक या लास्ट टर्म पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, 10 ड्रॉप्स आर रेडियस, कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बन गई, बताओ सिंगल ड्रॉप की रेडियस n⁻⁴ इंटू आर। कोई तकलीफ? ठीक है। अब देखो, इसी में मुझे बताओ 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बन गई, बताओ इसकी रेडियस 2r। अब तुमसे पूछा इस बड़ी ड्रॉप की एनर्जी बताओ, तो बड़ी ड्रॉप, ये ड्रॉप्स है, 4π2r²। बोलो कोई तकलीफ? तो इस बड़ी ड्रॉप की एनर्जी ये। अब इन 8 ड्रॉप की एनर्जी लिखो, 4πr² इंटू 8 इंटू s। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों फिर समझो, उस बड़ी ड्रॉप की एनर्जी में लिखूंगा वो ये हो गई, उन 8 ड्रॉप की एनर्जी लिखूंगा वो ये हो गई। अब चेक करो, 32πr²s, यहां 16πr²s। बताओ किस केस में एनर्जी जा रहा है, स्टार्टिंग या फाइनल? बोलो बच्चों, स्टार्टिंग एनर्जी ज्यादा है या फाइनल? स्टार्टिंग। तो अब मुझे बताओ, इस प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है? इस प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही, कम हो रही है, तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा आपसे पूछते हैं, तो स्टार्टिंग एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कितना आ जाएगा, 16πr²s। इसी को ऐसे पूछ सकते हैं, इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, इसका उल्टा बोला, एक बड़ी ड्रॉप थी उसको तोड़ के 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स बना दी, तो बताओ एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई? पहले एनर्जी ये, बाद में ये, बताओ एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो तुमसे पूछेंगे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, डिफरेंस, या कितना एक्सटर्नल वर्क किया, डिफरेंस। ये चीज क्लियर है? तो अब बताओ, छोटी ड्रॉप को बड़ी ड्रॉप में बना रहे, छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बना रहे,
तो एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? छोटी से बड़ी ड्रॉप बनाई, बताओ एनर्जी कम हुई या बढ़ी? कम हुई, तो एनर्जी रिलीज होगी। यही बड़ी से छोटी बनाओगे तो बड़ी से छोटी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे तुम सैलून पे जाओ, वो कई बार पानी ऐसे स्प्रे करते हैं, तो पानी की जो ड्रॉपलेट स्प्रे करते हैं वो तुम फील करोगे तो ठंडी फील होती। अगर गर्म पानी भी होगा, उसकी भी ड्रॉपलेट अगर तुम्हारे फेस पे स्प्रे करेंगे तो कंपेरेटिवली ठंडी फील होती। रीजन क्या होता है? यही होता है, जब पानी कलेक्टेड था तो बड़ी ड्रॉप थी, अब उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया तो छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गई, तो एनर्जी बढ़ गई। अब उसको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, तो वो एनर्जी उस पानी की ड्रॉपलेट से निकाल लेती, तो पानी की ड्रॉपलेट से एनर्जी निकालेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि बड़ी से छोटी ड्रॉपलेट बनाई, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी वो उस ड्रॉपलेट से निकाल लेगा तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस वजह से वो ठंडा फील होता है। इसी में एक और क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो 100 बार आप यूज कर रहे हो, उससे जो पानी की ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं वो आपको ठंडा फील होता है। ये अगर आप मग्गे से मान लो यूज कर रहे हो, नहा रहे हो, तो वो पानी गर्म फील होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी तो पानी ठंडा हो जाए। ये चीज क्लियर है? अब इसमें बच्चों तुम लिख लो फिर एक क्वेश्चन, बच्चों लिख लो या नोट करके बच्चों लिख लो। टू ब्रेक इन स्मॉल ड्रॉप्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड व्हेन ड्रॉप्स कंबाइन देन एनर्जी विल रिलीज। टू ब्रेक, इस तरह से लिख लो, बिग ड्रॉप इन स्मॉल ड्रॉप्स, तो बच्चों इसमें लिख लो टू ब्रेक बिग ड्रॉप इन स्मॉल ड्रॉप वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड व्हेन ड्रॉप कंबाइन देन एनर्जी विल रिलीज। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, अगर ड्रॉप कंबाइन होके बड़ी ड्रॉप बन रही है तो बड़ी ड्रॉप की एनर्जी कम है, छोटी की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। और ये बड़े को अगर छोटे में ड्रॉप करोगे तो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इधर तुम दोनों डिस्कशन बंद कर लो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो मैंने तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड किया है उसे तुम देखो। उसमें बच्चों तुम देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। ये बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, 16, 17, 18 याद रहे। सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, किसी की भी आवाज नहीं आए। 16, 17, 18 DPP 5। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो पूछो। जैसे बच्चों एक सिंगल ड्रॉप है, इसकी रेडियस आर, इसको एन ड्रॉप्स में तोड़ दिया। अब इस प्रोसेस में वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगा वो तुम्हें बताना। क्लियर है? बच्चों इस सिचुएशन में मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट क्या था? कैपिटल आर जो होगा वो एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होगा। ये चीज क्लियर है? अब इस ड्रॉप को इस में कन्वर्ट कर, और याद रहे ये ड्रॉप है, तो पहले एनर्जी अगर मैं लिखता हूं, पहले एनर्जी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस,
क्लियर है? अब बात की एनर्जी मैं लिख रहा हूं, बात की एनर्जी इधर, आवाज बंद करके बैठो। बात की एनर्जी 4 पाई r² इंटू एन इंटू एस, ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी। अब इसी को मान लो मैं उस फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं, एस 4 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू लिख रहा हूं आर अपॉन एन की पावर 1/3, तो आर अपॉन एन की पावर 1/3 स्क्वायर इंटू एन, तो एस 4 पाई r² एन की पावर 2/3 एन, ये बचेगा। बोलो बच्चों कोई तकलीफ हो? तो पहले एनर्जी ये थी, बाद में एनर्जी ये है, पहले एनर्जी ये, बाद में एनर्जी बच्चों ये थी। कोई मिस्टेक तो नहीं है बच्चों? सही है? ओके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर हम आते हैं। द वर्क डन टू ब्रेक ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इन एन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। तो पहले एनर्जी ये, बाद में एनर्जी ये रही। क्लियर है? तो बाद में एनर्जी अगर बच्चों में लिख रहा हूं तो वो ये आ चुकी है। वर्क डन अगर मैं लिखता हूं तो वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। 4 पाई r² मैंने कॉमन लिया, बचेगा क्या? बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? अब बोलो आंसर तुम्हारे पास कौन सा हो जाना चाहिए? क्लियर है भैया? इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। अब 17 बच्चों बताओ, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो बच्चों वो सही है, रीजन वो भी मैं समझाता हूं। बच्चों पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब समझो, कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए अपना एरिया कम से कम करना चाहिए। कुछ मिस्टेक की मैंने? देखो, ये 2/3, ये हाँ सही बोल रहे हो बच्चों, मैंने मिस्टेक की। देखो, ये 2/3, ये n, तो यहां बचेगा n की पावर 1/3, n की पावर 1/3। तो आंसर अब तुम्हारे पास होना चाहिए n की पावर 1/3 -1। तो बच्चों करेक्ट कर लेना, अभी सही है ना? अभी ठीक है? ठीक है बच्चों, आप बताओ अब सही है ना? ठीक है, अब वापस समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। वर्क पावर एनर्जी में इधर, वर्क पावर एनर्जी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम तब स्टेबल होती है जब एनर्जी मिनिमम हो। तो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम से कम करना चाहता। अब सरफेस एनर्जी होती है 4 पाई r², या ऐसे समझो, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फिक्स है, सरफेस टेंशन फिक्स है, तो एनर्जी कम से कम करनी है तो एरिया कम से कम रखना पड़ेगा। अब एरिया कम से कम रखना है, मान लो बच्चों मैंने तुम्हें आटा लगा के दे दिया और तुमसे बोला कि एक ऐसी ज्योमेट्री बनाओ जिसका सरफेस एरिया कम से कम हो। तो तुम चाहो तो उससे रोटी बना लो। रोटी किस शेप में होती है? डिस्क। तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तुमने किया स्क्वायर बना लिया, एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया। रेक्टेंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, जो मन करे बनाओ, लेकिन सबसे कम सरफेस एरिया तब बैठेगा जब तुम उससे स्फीयर बनाओ। समझ पाए? तो अब ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है? तो ड्रॉप के स्फेरिकल होने के पीछे यही रीजन है कि भाई स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता। तो अब वो अपनी एनर्जी कम से कम करना चाहती है तो एरिया कम से कम करना चाहती है। तो एरिया कम से कम करने की वजह से वो शेप कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों मैं आगे चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तुम बाद में कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इसमें देखो, हेडिंग लिख लो बच्चों, एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर,
एक्सिस प्रेशर। अब बच्चों पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखो, जैसे एक बैलून को तुम फुला रहे हो, अभी मान लो वो फूला हुआ नहीं है, नॉर्मल स्टेट में है, अभी तुमने उसमें फूंक नहीं मारी है, वो ऐसा ही है। तो अंदर हवा और बाहर हवा, बताओ किस हवा का प्रेशर ज्यादा होगा? बराबर। तो एक नॉर्मल बैलून है, नॉर्मल बैलून है, उसमें अंदर और बाहर हवा का प्रेशर क्या होगा? सेम। अब तुमने उसमें फूंक मारी, फूंक मारी, मान लो वो फूल गया, तो बताओ कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर या बाहर? तो फूंक मारने पे प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? अंदर। ये चीज क्लियर है? तो अब ये मान लो एक बैलून है, बैलून, इसमें बताओ कहाँ प्रेशर ज्यादा है, अंदर या बाहर? बोलो बच्चों, प्रेशर कहाँ ज्यादा है, अंदर या बाहर? अंदर। ठीक है। बाहर प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक। अंदर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा, तो हमने लिख दिया पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ये चीज क्लियर है? अब देखो, जैसे ये एक बैलून या एयर बबल मान लो, बैलून किसका बना होता है? रबड़ का। अब सोप बबल तुम देखोगे, वो सोप सॉल्यूशन के बने होते हैं, वो भी रबड़ की तरह से बिहेव करते हैं। तो इसको बैलून भी मान सकते हो और सोप बबल भी मान सकते हो। तो ये सोप बबल है, इसके अंदर हवा है और ये रबड़ है। तो ये रबड़ कंप्रेस होना चाहती है, जैसे बैलून की रबड़ कंप्रेस होना चाहती है, सोप सॉल्यूशन की भी रबड़ आपस में कंप्रेस होना चाहती है। तो अंदर की हवा को दबाएगी, अंदर की हवा को दबाएगी, तो बताओ अंदर प्रेशर क्या होगा? अंदर प्रेशर कम या ज्यादा? आवाज नहीं आई बच्चों, क्या होगा? ज्यादा। तो अब कंक्लूजन याद रखो, क्योंकि तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ। ये सरफेस दिख रही है, इस सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। यहां केव जैसा दिख रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो अब बताओ, इधर प्रेशर ज्यादा था या इधर? कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कहां ज्यादा है? तो अब दिमाग में रखना है कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव की तरह प्रेशर ज्यादा, कॉनकेव की तरह प्रेशर ज्यादा। जैसे ये सरफेस है P1 P2, कॉनकेव किस तरफ है? कॉनकेव किस तरफ है? P1 P2, P1। तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा? P1। तो तुम बोलोगे P1 इज ग्रेटर देन P2, कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। अब pressure will be more at concave side and less at convex side. Excess pressure due to one free spherical surface. तो एक्सेस प्रेशर बच्चों होता है 2s/r। इसकी रेडियस अगर r है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें आ रहा है डेल्टा पी, वो 2s/r होगा। कैसे होगा वो जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है, अभी मैं बताऊंगा वो आता कैसे। क्लियर है? तो अब इतना कंप्लीट कर, तो बच्चों अब इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ये कैसे आता है वो भी अभी मैं बताऊंगा। इधर तो बच्चों एनसीईआरटी अगर देखोगे, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब कंबाइंड है। तो वो टॉपिक लगभग आपका खत्म हो चुका है। ऐसे ही बच्चों केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वो भी अपना खत्म है, ग्रेविटेशन भी खत्म है। तो अभी आप जैसे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इसकी एनसीईआरटी आप लगाना शुरू कर दो। उसके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, उसे रेगुलर करना है। तो बच्चों टारगेट ये लेके चलो कि एटलीस्ट 2 चैप्टर आप अभी फिनिश कर लो, ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, उतना आप फिलहाल पहले फिनिश कर लो। और कल तक मान लो ये सरफेस टेंशन भी निपट जाएगा, फिर फ्लूइड को निपटा देना। इधर
ये चीज क्लियर है? इतना बच्चों कर लिया। अब देखो, तीन ऑब्जेक्ट से हमें ज्यादा मतलब है। इधर देखो, ड्रॉप। तो बच्चों अभी लिखना नहीं है, केवल समझो। ड्रॉप, बताओ इसमें कितनी फ्री सरफेस होती है? ड्रॉप में कितनी फ्री सरफेस होती है? अभी अभी डिस्कस किया, कितनी होती है? आवाज नहीं आई, कुछ दो बोल रहे हैं, कुछ एक बोल रहे हैं। ड्रॉप में कितनी फ्री सरफेस होती है? एक। अब यही ड्रॉप है, इसके अंदर पानी भरा है, तो अंदर कॉनकेव, बाहर कॉन्वेक्स। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर या बाहर? अंदर। तो मान लो जैसे रबड़ की ड्रॉप है, उसमें पानी भरा है, तो वो इसको दबाएगी तो अंदर प्रेशर ज्यादा। और कितना ज्यादा होगा? 2s/r, क्योंकि एक फ्री सरफेस। अब यही एयर बबल मतलब सोप बबल मान लो। सोप बबल, सोप बबल में मैंने सिखाया, ये फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस। जैसे मान लो एक बार मैं सोप बबल को थोड़ा थिक मान रहा हूं, तो ये एयर, ये एयर, ये एयर और ये वाटर। तो एयर 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 वाटर, एयर वाटर, एक बार मिला तो एक फ्री सरफेस। यहां देखो, एयर 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 एयर, यहां लिक्विड आ गया, तो एक बार चेंज आ गया, एक फ्री सरफेस। लिक्विड 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 एयर, फिर चेंज आ गया, तो दो। तो यहां फ्री सरफेस दो है, दो फ्री सरफेस है, तो यहां एक्सेस प्रेशर डबल हो जाएगा, क्योंकि एक फ्री सरफेस की वजह से ये होता है, दो की वजह से डबल। समझ गए? अब एयर बबल जो पानी के अंदर बनता है, उसमें बताओ कितनी फ्री सरफेस है? एयर बबल के अंदर कितनी फ्री सरफेस है? एक। तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा? 2s/r। क्लियर है? तो अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, सोप बबल। सोप बबल के अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लिखता हूं, तो 2s/r। ड्रॉप, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर, सॉरी 4s/r। इसमें लिखोगे 2s/r। और एयर बबल में लिखोगे, ये एयर बबल जो पानी के अंदर बनता है, 2s/r। कर लो इतना। बच्चों इसके बाद का डीपीपी तुम्हें मिला है क्या? DPP 6, DPP 6। कुछ बोल रहे हैं मिल गया, कुछ बोल रहे हैं नहीं मिला। चलो खैर, अभी नहीं मिला मान के चल रहे हैं, ठीक है? नहीं मिला मान के चल रहे हैं, ठीक। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है। अब ये आता कैसे है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग बच्चों लिख लो डेरिवेशन। हेडिंग बच्चों लिख लो डेरिवेशन। बच्चों अब समझो डेरिवेशन। तो ऐसे समझो, ये बच्चों एक सोप बबल है। इधर बच्चों देखो, ये सोप बबल है। मैं सोप बबल के लिए डिस्कस कर रहा हूं, प्रोसेस सब में सेम रहती है, आंसर वैसे ही आता है। समझो, ये एक सोप बबल है, तुमने फुलाया, और कई बार तुमने देखा है वो जमीन पे या ऐसे रुक जाता है, तो ऐसे ही वो रुका हुआ है। सोप बबल है, रुका हुआ है, या ड्रॉप मान लो रुकी हुई है। तो ये कंप्लीट सोप बबल है, ये है, और रेस्ट पे है। रेस्ट पे, कोई दिक्कत? अब यहां प्रेशर पी नॉट, यहां प्रेशर पी नॉट। अब अंदर प्रेशर होगा ज्यादा, तो अंदर प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी, रेडियस आर। ये चीज क्लियर है? उधर तुम्हें कई बार मैं टोक चुका हूं, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? तो अब वापस समझो, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ये पी नॉट, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। अब समझो, इस पे प्रेशर का फोर्स ऐसे लगेगा, तो फोर्स लिखने का तरीका ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो। वैसे वेक्टर सम करोगे, इंटीग्रेट करोगे, बहुत लेंदी जाता है।
कर्व सरफेस पे मैंने फोर्स बताया है, प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। तो इस साइड बच्चों ये पूरा रेस्ट पे है, पूरा मान लो 100 बबल रेस्ट पे है, तो आधी भी रेस्ट पे होगी। अगर पूरा रेस्ट पे तो आधा भी रेस्ट पे होगा। तो मैं केवल आधे को डिस्कस कर रहा हूं, ये आधा हिस्सा है और ये भी अपने आप में रेस्ट पे है। तो ये अगर रेस्ट पे है तो इस पे मैं यहां से फोर्स लिख रहा हूं, प्रेशर। अब देखो एरिया, लेकिन हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं प्रेशर के फोर्स के लिए, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है? अब समझो, यहां अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो पी नॉट प्लस डेल्टा पी, एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां प्रेशर है पी नॉट प्लस डेल्टा पी, तो यहां फोर्स लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वापस समझो, बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है? ये वाला। तो नेट फोर्स यहां आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है, रीजन समझो। बच्चों मैंने तुम्हें बताया इधर ये खिंची हुई रबड़ है, खिंची हुई रबड़ है। तो अब ध्यान से समझो, ये खिंची हुई रबड़ है, तो इस वाले हिस्से को ये इधर खींचेगी, ये वाला हिस्सा इस हिस्से को यूं खींचेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये इस हिस्से को अपनी साइड ऐसे खींचेगा और ये वाले हिस्से को ये इस साइड खींचेगा। जैसे बच्चों समझो, ये खिंची हुई रबड़ है तो कंप्रेस होना चाहती है, कंप्रेस होना चाहती है, तो ये हिस्सा इधर जाना चाहता है, ये हिस्सा इधर जाना चाहता है। अब इस हिस्से पे मुझे सरफेस टेंशन का फोर्स लिखना है। तो बच्चों बताओ ये लेंथ कितनी है? लेंथ, रेडियस आर है, तो बताओ ये लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर। अंदर वाली लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर। तो अगर ये बबल है, इसमें दो फ्री सरफेस होंगे, एक ऊपर वाली फ्री सरफेस, एक अंदर वाली फ्री सरफेस। ऊपर वाली फ्री सरफेस 2 पाई आर, अंदर वाली फ्री सरफेस 2 पाई आर। तो अब इस पे ऊपर वाली फ्री सरफेस की वजह से 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन फोर्स, अंदर वाली की वजह से भी 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन फोर्स। तो अब ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इधर वाला फोर्स इसके बराबर, इधर वाला फोर्स इसके बराबर मैं करता हूं, पी नॉट प्लस डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एस। अब इसमें देखो, एक पाई एक आर, एक पाई एक आर, एक पाई एक आर कट गए। फिर देखो, पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू आर, पी नॉट आर 4s, ये टर्म इससे कट गया, डेल्टा पी इंटू आर 4s, डेल्टा पी तुम्हारे पास आ गया 4s/r। कर लो बच्चों। तो याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था बबल के केस में प्रेशर डिफरेंस ये था 4s/r। तुम चेक करो भाई, आ गए। ड्रॉप के लिए यही डेरिवेशन करोगे तो एक फ्री सरफेस लोगे, तो यहां 4 पाई आर की जगह 2 पाई आर लोगे, तो आंसर आ जाएगा 2s/r। तो अब बाकी सबसे मतलब नहीं है, तुम केवल एक लाइन याद रखो, एक फ्री सरफेस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है 2s/r, दो है तो डबल कर दो, वो काफी है। एक फ्री सरफेस की वजह से 2s/r, अगर दो फ्री सरफेस होंगी तो डबल कर। क्लियर है बच्चों? भी है, कर लो फटाफट।
बच्चों इधर डिस्कशन बंद करना है। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है भैया? अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। एक ये छोटा बबल, एक ये बड़ा बबल, इसकी रेडियस आर, इसकी स्मॉल आर। बच्चों बताओ किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, छोटे वाले या बड़े वाले? छोटे वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ध्यान से समझो, इन दोनों को तुमने ट्यूब से जोड़ दिया, एक वॉल्व लगा दी, वॉल्व खोल दिया, तो बताओ हवा कहां से कहां जाएगी? छोटे से बड़े या बड़े से छोटे? तो बच्चों आप ध्यान से समझो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 90% बच्चे अपना नॉर्मल दिमाग यूज करेंगे और वो सोचेंगे ये बड़ा बबल ये छोटा बबल, तो बड़े बबल से छोटे बबल में हवा जाएगी। अधिकतर बच्चे मान के चलो एग्जाम में यही टिक करके आते कि बड़े बबल से छोटे बबल में हवा जाएगी, लेकिन हवा जाती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। अब इसके अंदर प्रेशर है पी नॉट प्लस 4s बाई मान लो 2, रेडियस 2 मान लेता हूं, पी नॉट 4s मान लो रेडियस 6, तो इसका प्रेशर ज्यादा हुआ, इसका प्रेशर ज्यादा हुआ, तो हवा छोटे से बड़े में जाएगी। हवा कैसे जाएगी? छोटे से बड़े में। समझ पाए बच्चों? याद रखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम उल्टा ही टिक करोगे थोड़े टाइम बाद। अभी जब तक याद है ठीक है, थोड़े टाइम बाद जो तुम्हारा नॉर्मल दिमाग रहता है वही एक्टिव रहता है, तो तुम्हें यही दिमाग में रहेगा कि भाई बड़े से छोटे में जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। छोटे से बड़े में हवा जाएगी क्योंकि छोटे में प्रेशर ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे तुम देखो। अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों तुम लिख लो कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस बच्चों हेडिंग लिख लो। नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो पॉइंट ये है, नेक्स्ट डीपीपी कलेक्ट कर लेना, और अभी जो डीपीपी 5 है उसके क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि फिलहाल हम डिस्कस नहीं करें, फिलहाल अपना फोकस ये रहेगा कि स्कूल लेवल के हिसाब से थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लें। हालांकि थ्योरी पार्ट मान के चलो मेंस एडवांस सब में सेम थ्योरी रहती है, बस क्वेश्चन का फर्क रहता है। तो नेक्स्ट डीपीपी लेके तुम कलेक्ट कर लेना, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं। थैंक यू।